हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी मेरी मंजिल। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर और ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था और इसमें थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आप लोग उसको पढ़ लीजिए और उसमें जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे और आप लोगों को जो चीज़ समझ नहीं आई उसको ज़रूर बताएंगे। और इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। नाम से हमें पता चल रहा है कि हम पृथ्वी के अंदरूनी भाग, अंदर की चीज़ों को बात करेंगे। और ये चैप्टर उसी तरीके से है जैसे कि अगर हम अपने अंदर की चीज़ें जान लें तो अपने ऊपर अच्छा काम कर सकते हैं। अपनी नेगेटिविटी, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी खामियां, अपनी खूबियां अगर हम जान लेते हैं तो अपने ऊपर अच्छा काम कर लेते हैं और हमें समाज में अच्छा निखर कर आते हैं, अच्छा प्रस्तुत होते हैं। वैसे ही अगर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को जान लेंगे तो हमें किन किन चीज़ों का पता चलेगा वो हम बता देते हैं आपको। पहले पहले भूकंप का पता चल जाएगा कि भूकंप कहाँ कहाँ पे आते हैं, क्यों आते हैं। सबसे पहली बात तो भूकंप के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या चलेगा, ज्वालामुखी क्यों आती है, ठीक है। उसके बाद हमें पता चल जाएगा सुनामी क्यों आती है। फिर हमें पता चलेगा पठार कहाँ पे हैं, क्यों हैं। देखिए जो इसमें यूपीएससी में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है क्यों। तो ये चीज़ें एनसीईआरटी से ही हमें क्लियर होती हैं कि क्यों पठार क्यों है, मैदान जहाँ पे है वहाँ पे क्यों है, ठीक है। उसके बाद पर्वत, पर्वत जहाँ पे है वहाँ पे क्यों है, समुद्री तट जहाँ पे है वहाँ पे क्यों है। तो ये सारी चीज़ें, समुद्री तट जहाँ पे है वहाँ पे क्यों है, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे है वहाँ पे क्यों है। और इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, ये कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, कब तक के लिए बने हैं और कब बने हैं। ये सारी चीज़ें हम इन सब चीज़ों से इसी चैप्टर में सीखेंगे और जानेंगे। देखिए इस चैप्टर में ये सब नहीं लिखा है क्यों क्या कब, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे तो एनालाइज करेंगे और उसको सोचेंगे। जब तक हम किसी चीज़ को पढ़ के बस उसको एक स्टोरी वजह से छोड़ देते हैं तो वो हमको समझ में नहीं आती। जब हम उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसका मतलब निकालते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, चैप्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, देन तब हमें समझ में आता है कि वो चैप्टर क्या हमें बताना चाहता है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें यही चीज़ें सीखनी है कि पृथ्वी के अंदरूनी भाग, जिसे हम पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताए थे कि पृथ्वी कितने भागों में बटी हुई है। सबसे ऊपर जो है पर्वती है, ठीक है। उसके बाद जो इसका है अंदरूनी एक भाग है, उसके बाद ये मेंटल है, उसके बाद फिर ये है क्रूड, एक और भाग है जो सबसे अंदर वाला मुख्य भाग है। ये टोटल 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 भागों में है, ये क्यों है और इन सब चारों भागों का मतलब क्या है। ये जो ऊपरी वाला भाग है, ये ऊपर हम बताए थे आप लोगों को ना कि ये तैर रहा है ऊपर। जैसे हम कल एक उदाहरण दिए थे कि एक गिलास में पानी भर के ऊपर कागज़ रख दो तो वही हाल इसका है। तो एक गिलास में ये मतलब ये समझ लीजिए कि अंदर पूरा पानी है ये सब, और ऊपर ये कागज़ है जो तैर रहा है। ऊपर जो ऊपर पट्टी है वो अंदर क्रोड है जो पूरा पिघला हुआ है, बिल्कुल एकदम द्रवित अवस्था में है। और उस पर ये क्रोड है, ये ठोस है जो तैर रहा है उसके ऊपर। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है और अच्छे से जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और जो चीज़ इसमें आप लोगों को लगती है कि हमारी कोई कमी है, आप लोग उस चीज़ को कमेंट में बताइए ताकि हम उसको अच्छे से आप लोगों के सामने सही कर सकें, हम सुधार सकें, ताकि हमें भी फ़ायदा हो और जो हमारे अंदर नॉलेज है जो हम आपको बताना चाहते हैं हम आपको अच्छे से बता सकें और थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं जितनी रुचि से आप लोग को देख नहीं रहे हो, तो प्लीज़ देखना स्टार्ट करो। और जितना हमें पता है हम अपना बेस्ट ही देंगे आप लोगों को। और अगर आप लोगों को फिर समझ में ना आए तो फिर हम बताएंगे आप लोग आगे से शुरुआत कैसे कर सकते हो। तो अभी हमें ट्राई कर लेने दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो नाम से हमें जैसे कि पता चला है कि पृथ्वी के अंदर की चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है। उसके बाद अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो एक चीज़ हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये पूरी जर्नी डीमोटिवेशन भी इसमें मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा। मोटिवेशन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखिए डीमोटिवेशन तो हमेशा मिलता रहता है, अपने से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने दोस्तों से, हर जगह आपको डिमोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन कहाँ मिलेगा, उसकी बस एक जगह है, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ होगी जिसको आप दिलो जान से चाहते होगे।
माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, परिवार हो सकता है, समाज हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हो, कुछ उसको दिखाना चाहते हो, अपने आप को प्रूव करना चाहते हो। और सिर्फ एक तरीका अपनी लाइफ में सोच लीजिए कि हम इसी तरीके से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, जो है यूपीएससी। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि हम यूपीएससी से खुद को प्रूव कर लेंगे या खुद को दिखाएंगे या हम समाज में एक नई पहचान बनकर उभरेंगे, अपने जीवन को साकार करेंगे और समाज में सुधार लाएंगे, अपने परिवार को एक उन्नति पे एक अच्छी जगह पहुंचाएंगे, तब आपको वो मोटिवेशन जो मिलेगा, वो पॉजिटिविटी जो आपके अंदर से आएगी, उसका कोई तोड़ नहीं है मेरे भाई, उसका कोई तोड़ नहीं है। मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैं बहुत वीक फैमिली से आता हूं, मतलब बहुत ही, मतलब समझ लो कि हमारी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है बिल्कुल डाउन है, और बहुत ही प्रॉब्लम में रहता हूँ। पर फिर भी जब मैं टूट जाता हूँ, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है, तो मेरे लाइफ में सिर्फ मेरी माँ है जिसको देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो जब भी मैं टूटता हूँ तो बस उनके चेहरे को देख लेता हूँ, उनकी प्रॉब्लम को सोचता हूँ, और उन्होंने जो फेस किया उस चीज़ को सोचता हूँ, तो मैं बहुत अंदर से बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ, और मैं अपने आप को खुद में कुछ करने का जुनून आ जाता है। तो मेरे दोस्त, ऐसे ही अगर आप सोचोगे तो आप भी आगे बढ़ोगे। चलिए अब आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, अगर हम किसी पॉजिटिव चीज़ से शुरुआत करते हैं तो वो चीज़ अच्छी ही होती है। तो हम भी यही सोच के पढ़ते हैं, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो एक बार अपने आप को पॉजिटिव में रख के, पॉजिटिव जोन में रख के ही पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, काफ़ी टाइम से बातें कर रहे हैं। पृथ्वी की प्रकृति, सब सेलेक्ट हो गया एक बार में। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट के गेंद की तरह ऐसी ठोस है, या फिर यह खोखली है जिस पर चट्टानों का मोटा परत स्थल मंडल है? क्या आपने कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी का उद्गार देखते हुए चित्र को देखा है? क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा और मिट्टी, धुआं, आग जैसे मैग्मा याद आता है? पृथ्वी के आंतरिक भागों का प्रत्येक परमाणु के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सकता है, ना कोई वहां पे जा सकता है। जैसे कि अभी हम पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं आगे क्या इसमें डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जनित व अंतर्जनित प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य के आकार देती रहती हैं और आंतरिक प्रक्रियाओं का प्रभाव अनदेखा कर देती हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसमें लिखा हुआ है, भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम बहिर्जनित व अंतर्जनित प्रक्रियाओं को लगातार भूदृश्य आकार देता रहता है। तो बहिर्जनित प्रक्रिया और अंतर्जनित प्रक्रिया क्या है? अगर आप 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं या 8th क्लास की एनसीईआरटी, तो उसमें ये दोनों चीज़ें बहुत डिटेल में दी गई हुई हैं। बहिर्जनित प्रक्रिया और अंतर्जनित प्रक्रिया शायद इस चैप्टर में दी हैं, नहीं दी हैं तो हम बताते हैं आपको। बहिर्जनित प्रक्रिया क्या है? अब हमारे चट्टान पे बाहर, जैसे मान लीजिए कि ये पर्वत है, पर्वत से शुरुआत करते हैं, ये पर्वत है, ये मैदान है, भारत का बता रहे हैं, ये पठार है, ठीक है। उसके बाद ये तटीय क्षेत्र हैं, और फिर ये नीचे पूरा ये ऐसे मैदान, मतलब हमारा क्रस्ट है, नीचे ये पूरा द्रव मैग्मा है, ठीक है, भरा हुआ है। तो अब ये तो हो गया बाहर का क्षेत्र, ये वाला पूरा बाहर का क्षेत्र है, ठीक है। अब बहिर्जनित प्रक्रिया क्या होती है? जैसे हमारे यहाँ बाहर से हवा चल रही है, बारिश हो रही है, तो हवा चलने की वजह से जो चट्टानों में दरार पड़ती है, बारिश होने की वजह से चट्टानों में जब बारिश का पानी जाता है तो वो टूटती हैं, धूप लगती है तो आप सबको पता है कि चीज़ें फैलती हैं, फिर रात में जब ठंडी होती है तो सिकुड़ती हैं। इन क्रियाओं से जो हमारा भूतल पे जो परिवर्तन होता है, जैसे पत्थर टूटते हैं, हवाओं के चलने की वजह से भूदृश्य बदलते हैं। आप लोग रेगिस्तान में देखते होंगे, हवाओं चलने की वजह से कहीं कहीं बहुत बड़े टीले बन जाते हैं, कहीं कहीं बहुत गड्ढा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहिर्जनित प्रक्रिया हैं, इन सब चीज़ों को बहिर्जनित प्रक्रिया कहते हैं। अब अंतर्जनित प्रक्रिया क्या है? अब अंदर में हमारे जैसे भूकंप आता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, और कहीं कहीं क्रस्ट जब टकराती हैं तो जैसे हिमालय का निर्माण हुआ ऐसे निर्माण होता है। कहीं जब समुद्र में जब नई क्रस्ट निकलती है, अभी हम आगे बताएंगे आप लोगों को कि समुद्र में जब सुनामी आती है तो क्यों आती है। समुद्र में जब कोई नया पर्वत
खड़ा होता है तो कैसे खड़ा होता है। समुद्र हमेशा अपने तल को बदलता रहता है, हमेशा उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो क्यों होते हैं? वो सब अंतर्जनिक प्रक्रिया से होता है, क्योंकि अंदर जो हमारा क्षेत्र है, जैसे बाहर तो ये हमारा ऊपर वाला जो भाग है, ये ऊपर वाला जो भाग है ये पूरा ठोस है, लेकिन अंदर पूरा द्रव है। और ये चीज़ें हमारे इसी पे तैर रही हैं। तैरने की वजह से जब एक चट्टान दूसरी चट्टान से टकराती है तो इसके बीच में हमें क्रिया होती है। जैसे कि ये टकराती है तो एक ऊपर जाएगी एक नीचे जाएगी, यहाँ तो ये क्रिया होगी, एक ऊपर एक नीचे जाएगी, तो यहाँ पर्वत का निर्माण होगा। पर कहीं से जहाँ से हटेगी वहाँ पे भूकंप आएगा, वहाँ पे सुनामी आएगी, वहाँ पे ज्वालामुखी फटेगा। तो ये सारी चीज़ें, सारी प्रक्रियाएं अंतर्जनिक बल के कारण होती हैं। तो बहिर्जनिक बल से क्या क्या होता है, जैसे कि बाढ़ आने की वजह से, जैसे कि बाढ़ आती है या हवा चलती है या भूदृश्य बदल जाते हैं जैसे कि रेगिस्तानों में, तो ये बहिर्जनिक प्रक्रिया है। अंतर्जनिक प्रक्रिया क्या है? भूकंप, सुनामी और बहुत सारी, जैसे भूकंप हैं, सुनामी है, ज्वालामुखी है, ये सब आंतरिक संरचना के कारण होता है। कहीं पे पर्वत का निर्माण हो रहा है, कहीं पे पठार का निर्माण हो रहा है, कहीं पे मैदान का निर्माण हो रहा है, कहीं पे नदियों का निर्माण हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अंतर्जनिक बल के कारण होती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऐसे ही आप लोग अगर समझते चलोगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं का प्रभाव जानना आवश्यक है। अब जैसे भी हम खुद को ले लेते हैं, अपने मानव जीवन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है। इसीलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं, या जरूरी है कि हमें अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि पृथ्वी का निर्माण करने वाले भूपर्पटी, क्रस्ट, क्रोड तथा सभी पदार्थ सभी परतों के रूप में विभाजित हुआ है। तो 4 परतों के रूप में विभाजित हुआ था, हमने आपको बता दिया। और इसमें जो चीज़ें अब तक हमने पढ़ी वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दी हैं कि हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्यों जानना चाहिए। अब आगे देखते हैं। रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की है। प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया जाता है। यह अध्याय इसी पर संबंधित है। तो हमने ये सारी चीज़ें आपको बता दी कि यह अध्याय किस पर संबंधित है और जो वैज्ञानिक हैं वो कैसे इस चीज़ के बारे में, भूगर्भिक क्रियाओं के बारे में कैसे उन्होंने पता किया। तो हमने पिछले चैप्टर में आपको एक बार जिक्र किया था कि भूगर्भिक क्रियाओं को पता करने के लिए भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी, ये 3 चीज़ें हैं, और उल्कापिंड, इन चारों चीज़ों से हमें भूगर्भिक क्रियाओं का पता चलता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। भूगर्भ की जानकारी के साधन। अब भूगर्भ की जानकारी के साधन क्या क्या हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो पहले हम थोड़ा आप लोगों को एक माइंड मैप बना के दे देते हैं। भूगर्भिक क्रियाओं की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। पहला, उल्कापिंड से मिलता है। ठीक है। दूसरा, हमें भूकंप से मिलता है। ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखी से मिलता है। ठीक है। उसके बाद हमें किससे मिलता है? समुद्र में या कहीं पे जो पेट्रोल की खुदाई होती है, किससे? खुदाई से। तो खुदाई हम ज़्यादा अंदर तक कर नहीं सकते। ज्वालामुखी, भूकंप और उल्कापिंड, इन सब चारों चीज़ों से हमें मतलब हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का ज्ञात होता है। बस इन्हीं 4 चीज़ों से, बस यही 4 चीज़ आपको समझनी है। और इन्हीं की वजह से भू आकृति में जितने परिवर्तन होते हैं आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी, बस इन 4 चीज़ों को समझ के। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। बस 4 ही चीज़ें हैं, तो ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, आप इजी वे में समझिए, सब समझ में आएगा आपको। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है, बस इतनी ही है। और सॉरी, कल मैंने आप लोगों को गलत बता दिया था, 6000 ही है। ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहाँ के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक में अंदर जाकर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि लावा पिघला हुआ लावा है। तो सोच सकते हैं वहाँ पे कोई भी हमारा भी ऐसा कोई ऊपर मेटल नहीं मिला है, क्योंकि हमने कल आप लोगों को बताया था
कि जितने भी हल्की चीज़ें हैं वो ऊपर हैं, पृथ्वी के ऊपर हैं, हमारी सतह पर है। जितनी भी भारी चीज़ें हैं वो पृथ्वी के अंदर है। तो भारी चीज़ें अगर मेल्ट हैं तो सोचिए हमारी ऊपर की चीज़ें जो हल्की हैं वो अंदर कैसे जा सकती हैं। अभी तक कोई ऐसा मेटल, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला है जो पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में जाकर वहाँ की क्रियाओं के बारे में, वहाँ के टेम्परेचर के बारे में, वहाँ के पदार्थ के बारे में हमें जानकारी दे सके। तो ऐसा ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है भी है, ऐसा कोई मेटल नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप देखिए हर चीज़ को समझेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में वैज्ञानिक ने हमें बताने में समक्ष हुए हैं कि भूगर्भिक संरचना कैसी है और इतनी गहराई में किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों के आधार पर तापित इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्येक प्रेक्षण और पदार्थों के विश्लेषण पर आधारित है। अब देखते हैं प्रेक्षण कौन कौन से हैं, प्रत्येक स्रोत। अब कौन कौन से स्रोत हैं ये देखते हैं। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानी है। तो हमारे धरातल की जो चट्टानी है ऊपर की, जैसे हमारा पठार हो गया, हमारा मैदान हो गया, हमारे पर्वत हो गए, हमारे तटीय क्षेत्र हो गए, हमारे समुद्र में मिलने वाले द्वीप हो गए, तो इन सब की जो अवस्था है अलग अलग है, इनका जो आणविक गुण है अलग अलग है। तो ये कैसे है, क्यों है, क्या है, कब बना, कैसे बना, ये सारी चीज़ों की वजह से हम जान सकते हैं कि भूपर्वटी क्या है और अंदर कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितने किलोमीटर तक कैसा अवस्था होगा। अथवा वे चट्टानें हैं जो हमें खनन क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं। अब देखिए हम खनन करते हैं, जैसे हमारे यहाँ अफ्रीका में सोने की खदान हो रही है जो कि 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर गहरी है। तो अफ्रीका में सोने की खदान जो सबसे ज़्यादा गड्ढा खोदा गया है 3 से 4 किलोमीटर तक, तो उतनी गहराई में जो चीज़ हमें मिलती है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 4 किलोमीटर अंदर तक ये चीज़ें मिल सकती हैं, इतना टेम्परेचर है, तो इससे अंदर जाने पे कितना टेम्परेचर हो सकता है। तो औसतन गहराई और औसतन मान के अनुसार से हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, गहराई इससे ज़्यादा गहराई में जा पाना असंभव है क्योंकि उतनी गहराई का तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक स्थितियों को जानने के लिए पर्वती में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं और संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना। अब ये प्रवेदन परियोजना क्या है? जैसे कि समुद्र में हम खुदाई करके, समुद्र में खुदाई करना आसान है क्योंकि समुद्र पहले ही 5 से 6 किलोमीटर गहरा है और हम समुद्र के तल जो पानी भरे होने की वजह से वहाँ की जो चट्टानें हैं वो भी नरम है और समुद्र पहले से ही गहरा है और उसके चट्टान को भी हम और गहरा कर सकते हैं। तो वहाँ से एक रोड की जो लंबाई होगी, मतलब वहाँ से हम समुद्र के ज़्यादा अंदर, मतलब पृथ्वी के ज़्यादा अंदर तक खुदाई कर सकते हैं। इसलिए समुद्र में खुदाई की प्रक्रिया इसमें जारी है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजनाएं। आज तक देखिए 2 परियोजना है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये ज़रूरी है। इन दोनों परियोजनाओं को आप नोट कर लीजिए और ये इम्पोर्टेंट है, जब भी आप लिखिएगा तो इन दोनों को जरूर मेंशन कीजिएगा। आज तक सबसे गहरा प्रवेदन, ये भी नोट कर लीजिएगा, आर्कटिक महासागर में कोलो के क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। तो ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ें, सॉरी, ये चीज़ और ये चीज़, ये तीनों आप नोट कर लीजिएगा। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों का विश्लेषण में पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित साधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्येक जानकारी के एक अन्य स्रोत हैं। जब कभी भी ज्वालामुखी का उद्गार से लावा या पृथ्वी के धरातल पर आता है तो हमें प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। तो पहला क्या हो गया, देखिए पहली चीज़ें हो गई खुदाई। ठीक है, पहला हमने आपको बता दिया खुदाई। और दूसरा क्या आ गया है, ज्वालामुखी। ठीक है, तो पहला हो गया खुदाई। खुदाई में क्या क्या आपको मिला? पहला कि अभी तक 12 किलोमीटर तक गहराई खोदी जा, मतलब 12 किलोमीटर तक समुद्र में खोदी जा चुकी है, जो कि कोलो है और ये अंटार्कटिक महासागर में है। ठीक है, उसके बाद समुद्र में 2 परियोजनाएं चल रही हैं। यहाँ पे आपको दोनों परियोजनाएं एक ऊपर आपको दिखा दिए हैं, एक परियोजना ये है और एक परियोजना ये है। अभी तक सबसे बड़ी गहराई अफ्रीका महाद्वीप में 3 किलोमीटर तक खोदी जा चुकी है। वहाँ पे क्या है कि सोने की खुदाई हो रही है, इसलिए वहाँ पे 3 ही किलोमीटर तक गहराई मनुष्य द्वारा खोदी जा सकती है। उससे ज़्यादा खोदेंगे तो टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा और तरह तरह की बीमारियाँ निकलने लगेंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
तो जो अब वहाँ पे दो चीज़ मिल चुकी हैं। अभी ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं। अब देखिए प्रत्येक स्रोत, यहाँ से हम देखते हैं पदार्थ के गुणधर्म में विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग का, एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है हाँ, कि अगर हम ज्वालामुखी से जो चीज़ हमें मिलता है तो वो कितनी गहराई से निकला है ये बताना असंभव होता है, क्योंकि जो लावा होता है वो पिघला हुआ होता है और पिघल के धीरे धीरे बाहर आता है। तो लावा तुरंत बाहर नहीं आता कि अंदर पिघला और एक साथ बाहर आ गया, नहीं, वो अंदर से जब चलता है तो बीच में भी कहीं कहीं रुक जाता है, फिर आते आते मुंह पे रुक जाता है, फिर धीरे जब वो उसमें विस्फोट होता है तब वो बाहर आता है। तो उसको निश्चित रूप से बता पाना कि वो कितनी गहराई से निकला है असंभव है, ठीक है। और चूंकि लावा है तो गर्म अवस्था में उसको पता नहीं कर सकते, जब ठंडा होता है तभी पता चलता है, तो उस क्रिया में उसको पता कर पाना नामुमकिन होता है। बाकी देखते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। देखिए पहले तो प्रत्यक्ष स्रोत था, मतलब जो हमें मिल सकता था। प्रत्यक्ष स्रोत में क्या क्या हमें मिले, देखिए प्रत्यक्ष स्रोत में हमें क्या मिल गया, पहले हम खुदाई कर सकते हैं, दूसरा में ज्वालामुखी से मिले हुए चीज़ें जो ज्वालामुखी के बाद निकलते हैं। तो दो चीज़ें प्रत्यक्ष स्रोत हो गई। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है। पदार्थों के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग का अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होता है। खनन प्रक्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव की वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थों का घनत्व भी बढ़ रहा है। तापमान, दबाव व घनत्व, इन परिवर्तन की दर को ही आंका जा सकता है। अब देखिए प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत में अंतर क्या है। प्रत्यक्ष स्रोत क्या है, जो चीज़ें हम पा सकते हैं खुदाई करने के बाद या ज्वालामुखी के बाद, तो उनको हम पाके डायरेक्ट उन पर रिसर्च कर सकते हैं। एक मतलब रिसर्च करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट होगा। पर अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है कि हम बस अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इतनी गहराई में टेम्परेचर इतना है तो इसके और गहराई में टेम्परेचर कितना होगा। अगर इस पदार्थ का जो आणविक मान है, इस पदार्थ का जो भार है वो अभी ऊपर इतना है, तो इसके अंदर मिलने वाले पदार्थ का घनत्व क्या होगा। ऊपर वाले का घनत्व इतना है तो अंदर वाले का घनत्व क्या होगा। साथ साथ में ही बढ़ने वाली गहराई के साथ जो टेम्परेचर बढ़ता है, वो सारी चीज़ें हमें बस एक अप्रत्यक्ष स्रोत से हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं पृथ्वी की कुल मोटाई का घनत्व में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों तथा पदार्थों के तापमान और दबाव के घनत्व के मान को अनुमानित किया है और प्रत्येक परत के संदर्भ में लक्षणों का विस्तार वर्णन के अध्ययन में आगे बढ़ाया है, आगे किया है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत उल्काएँ हैं। अब देखिए हम क्या मिल गया, पहला खुदाई, दूसरा ज्वालामुखी और तीसरा उल्का पिंड है, ठीक है, जो कभी कभी धरती तक पहुंच जाती है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं का विश्लेषण के उपलब्ध में पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होता है, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ उन्हीं की संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। क्योंकि देखिए ब्रह्मांड में हम कल बताए थे कि ब्रह्मांड में सारी चीज़ें बनने वाली, सॉरी बैटरी लो हो गई है, हाँ, तो ब्रह्मांड में बनने वाली जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लगभग एक ही चीज़ से बनी हुई है, एक ही गुण से बना हुआ है। तो उल्का पिंड भी है उन्हीं चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। इसलिए हमें प्रत्यक्ष स्रोत मिल जाते हैं इन्हीं चीज़ों से। ये उल्का वैसे ही पदार्थ के बने ठोस चीज़ें होती हैं जिनसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना हुआ है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। तो उल्काओं से भी हमें जानकारी मिल सकती है। अन्य प्रत्यक्ष स्रोत गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल होती हैं। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों व गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं है। अब देखिए पृथ्वी पर भी गुरुत्वाकर्षण बल, धरातल पर जो क्रियाएं होती हैं वो समान नहीं हैं। कल भी हम आप लोगों को बताए थे कि जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ तो जो वहाँ की एनर्जी थी वो कई भागों में बट गई, समान नहीं थी। ब्रह्मांड में जो ऊर्जा का वितरण था वो समान नहीं था। वैसे हमारी पृथ्वी में भी जो ऊर्जा का वितरण है, जो ग्रेविटी है, वो समान नहीं है। वहाँ यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग ग्रेविटी, अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग एनर्जी, हर जगह मतलब अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, समान रूप से वितरित नहीं हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल जो ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखाओं पर कम होता है, ठीक है, एवं पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। अभी ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है, पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण, जो पृथ्वी का केंद्र है उससे दूरी के कारण जो ध्रुव है उस पर गुरुत्वाकर्षण अधिक बल होता है, जैसे हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदला जाता है। पृथ्वी के भीतरी पदार्थों का आसमान वितरण भी इन विभिन्नताओं को प्रभावित करता है।
अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो वो एनर्जी है असमान रूप से वितरण है, क्योंकि वो लावा है और पिघला हुआ है और हमेशा गति करता रहता है, तो वहाँ पे कोई स्थिरता नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो बदलता रहता है हमेशा। ठीक है, अलग अलग स्थानों पे गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारणों से प्रभावित होती है। तो इसमें जो कारण है, मुख्य कारण ये है कि जो अंदर का जो घनत्व है, जो पदार्थों का घनत्व है वो बराबर नहीं है। कहीं पे ज़्यादा घनत्व है, कहीं पे कम घनत्व है। तो जहाँ पे ज़्यादा घनत्व होगा वहाँ पे ज़्यादा ग्रेविटी होगी, जहाँ पे घनत्व कम होगा वहाँ पे ग्रेविटी कम होगी। ठीक है, इस विभिन्नता को गुरुत्वाकर्षण विसंगत कहते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण विसंगत किसे कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण विसंगति भूपर्पटी पे हमें पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देता है। और इसको भी आपने लिख लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण विसंगति अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपर्पटी में चुंबकीय पदार्थों के वितरण की जानकारी देता है। भूकंप की गतिविधियाँ भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब तक हमने आप लोगों को 4 चीज़ बताई थी, चारों मिल चुकी है। अब देखिए यहाँ पे मिल गया हमें भूकंप। ठीक है, अब हमें मिल गया भूकंप। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने खुदाई देखी। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने ऊपरी भाग को देखा, अपने प्लेट को देखा, अपनी चट्टान को, अपने पर्पटी को देखा। उसके बाद हमने खुदाई को देखा, फिर हमने ज्वालामुखी को देखा, फिर हमने भूकंप को देखा। तो हमें चारों चीज़ें मिल चुकी हैं। अब इन चारों चीज़ों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों क्लास लंबी हो जाती है तो हम इस क्लास को 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि क्लास को अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम सारी क्वालिटी और सारी इक्विपमेंट अपने पास रख पाएँ। तो अभी बस जुगाड़ से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला, अगर आप लोग हमें सपोर्ट किए तो हो सकता है कि हम इक्विपमेंट ले लें और आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा पाएँ। अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे तो हम आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे, आप लोगों के साथ हमेशा बने रह पाएंगे और सारी सुविधाएं हम आपको दे पाएंगे। अभी तो बस हम एक ही क्लास पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बस इतने ही संसाधन हैं। जैसे जैसे हमारे संसाधन बढ़ेंगे हम आप लोगों को एक दिन में कई सारी क्लासें और एक अलग से कोर्स पूरा लेके आ सकते हैं। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, आप लोग वीडियो को देखिए। अगर आप लोग हमें कुछ इकोनॉमिकल सपोर्ट करेंगे तो और भी बढ़िया होगा, जैसे जैसे आप लोग समझ सकें। और प्लीज़ अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो बस वीडियो देखिए और इसके सब्सक्राइबर बढ़वाइए और अपने लोगों में शेयर करिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अपने भाई की मदद करिए प्लीज़। चलिए देखते हैं अब भूकंप के बारे में। अब भूकंप क्या है? भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों की संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब ये भूकंप क्या है? भूकंप जो हमारे भू आंतरिक संरचनाएं हैं उसके अंदर कितनी संरचनाएं हैं, कितनी परतें हैं, ये सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल डिटेल में बताता है। वो कैसे बताता है अभी हम आके आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। आप देखिए, साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्रकृति घटना है जो ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो कि सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें हम आपको पहले बता दें। भूकंप की तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये पी और एस। ठीक है, फिर जब ये दोनों मिल जाती हैं तो एस पी तरंगे या पी एस तरंगें बनती हैं। ये सबसे ख़तरनाक होती हैं और ये 2 तरंगे होती हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर तीसरी बनाती हैं, होती हैं 2 तरंगे। ठीक है, तो पहले पी तरंगे होती हैं, उसके बाद एस तरंगे होती हैं, फिर धरातली तरंगे होती हैं। टोटल 3 तरंगे होती हैं। तो जब पी और एस मिलती है तब धरातली तरंगे बनती हैं। ये जब दोनों तरंगे धरातल पर पहुँचती हैं, दोनों मिलती हैं, तब धरातली तरंगों का निर्माण होता है। इतना समझ लिए हैं, तब आगे चलते हैं। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी है। आप लोग इसको अपने से नोटबुक में लिख के उसकी फ़ोटो क्लिक करके, अगर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जानते हैं तो उस पर मैसेज करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर नहीं जानते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप मुझे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स, अपने आंसर शीट आप कुछ भी लिख के मुझे भेज सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको चेक करके आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊँगा। अगर आप लोग मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तब भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। 2 ग्रुप है, एक पेड ग्रुप है और एक फ्री ग्रुप है। ठीक है, तो जो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं
वो फ्री ग्रुप में ऐड हो जाएं, उनको वहाँ पे डेली करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, कुछ नोट्स और उनको मतलब जितनी चीज़ें मिलेंगी सब बेस्ट क्वालिटी की मिलेंगी। और पेड ग्रुप है, उसमें आप अगर ऐड होना चाहते हैं तो आप मुझसे मैसेज करिए, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। प्रायः भ्रांस भ्रांस के किनारे मतलब किनारों पे किनारे किनारे यह ऊर्जा निकलती है। भूपर्पटी के सैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। भूपर्पटी की सैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ सैलों में विपरीत दिशाओं में गति करती हैं। जहां ऊपर की सैलें दबाव डालती हैं, वहीं आपस में घर्षण इन्हें परस्पर बांधे रहता है। फिर भी यह अलग होने की प्रकृति के कारण ही समय समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, और जिसके परिणामस्वरूप सेलों में विकृति होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है, और जो ऊर्जा तरंगों के सभी दिशाओं में गतिमान होती है, वह स्थान जहां ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, वह स्थान जहाँ पर ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए अभी, ठीक है। इसको अभी नोट डाउन कर लीजिए। इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। अवकेंद्र भी, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका दूसरा नाम, ठीक है। ऊर्जा की तरंग अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी के सतह पर पहुंचती हैं। अलग अलग दिशाओं में क्यों चलती हैं वो भी अभी आपको हम समझाएंगे। जो पी और एस तरंगें होती हैं वो अपनी दिशाओं से भटक कर अलग अलग दिशाओं में चलती हैं, दोनों एक समान नहीं चलती। तभी तो दो नाम से बटी हुई हैं, वरना एक ही नाम नहीं रख देते। देखिए ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग है, ठीक है, इसलिए हम बात करते हुए आपको पढ़ा रहे हैं, और इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको नींद अक्सर आ जाएगी तो इसलिए आप अपने साथ पानी या चाय, कुछ ऐसा द्रव पदार्थ रखिए जिसका आप सेवन करें और आप ताज़ा रहें हमेशा, ठीक है। इसको हमें पढ़ने में बहुत टाइम लगा था, और हम तो कई बार पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करिएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको तो नींद नहीं आएगी, और जो लोग ज़बरदस्ती देख रहे हैं उनको नींद आएगी। तो जो अगर नींद ना आए, अगर इसको अच्छे से समझना है तो अपने साथ कोई द्रव पदार्थ रखिए जिसका आप सेवन करके ताज़ा बने रहें, या पानी या चाय, ठीक है, बस पानी चाय कोई और नहीं। बोतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या अधिकेंद्र क्या होता है बताते हैं आप लोगों को। देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लेट है या ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ठीक है, और भूकंप यहाँ पे आता है, ठीक है। मान लीजिए भूकंप यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये वाला जो भूकंप वाला क्षेत्र है इसको उद्गम केंद्र कहते हैं या अवकेंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अवकेंद्र, ठीक है, इसको अवकेंद्र कहते हैं। और यहाँ से भूकंप जो सबसे पहले सीधे जो सबसे ऊपरी वाली जगह पर पहुँचेगा उस क्षेत्र को हम कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को हम कहते हैं अधिकेंद्र। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इस क्षेत्र को हम अवकेंद्र कहते हैं, जहाँ पे ऊर्जा सबसे पहले पहुँचती है उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तरंगों के महसूस किया जाता है अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री ऊपर होता है। तो हमने बताया ना, जो एकदम सीधे पहुँचता हो, ठीक है, अधिकेंद्र एकदम 90 डिग्री पे पहुँचता हो, इसी को हम कहते हैं अधिकेंद्र, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं भूकंप तरंगों के बारे में। यहाँ से ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हर एक लाइन, तो इस पर आप फोकस करिएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत टिपिकल वर्ड में लिख दिया है इन्होंने। हम इसको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सभी प्रकृति भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। सभी अध्याय में आप आगे पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल के 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को ही कहते हैं। स्थलमंडल की जो सबसे ऊपरी मतलब जो भूपर्पटी है वो 200 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है। बस एक प्लेट के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि भूकंप की जितनी सारी क्रियाएं होती हैं वो सब इन्हीं 200 किलोमीटर के अंदर ही होती हैं। इसलिए हमें भूकंप पढ़ना है तभी हम 200 किलोमीटर के बारे में ही जान लें, ठीक है। आगे देखते हैं। भूकंपीय यंत्र कहाँ 200 किलोमीटर के
गहराई वाले भाग को ही कहते हैं भूकंपी यंत्र। ये है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सतह पर पहुंचने वाले भूकंपी तरंगों के अभिलेखित करता है। तो सतह पे तरंगे पहुंचते हैं उनको अभिलेखित करता है, वो बताता है कि कितनी तेज़ हैं कितनी स्लो हैं। जैसे यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है, भूकंपीय लेखी जो मशीन होती है वो ऐसे ही चित्र बनाती है और इसमें मेंशन करती है वो कितने तेज़ हैं कितने स्लो हैं, ठीक है। तो ये भूकंप आने के बाद ही नोट करती है, ये नहीं कि भूकंप आने के पहले नोट कर ले, नहीं। जब भूकंप आता है तो उस टाइम पे ये नोट करती है, जब भूकंप आकर चला जाता है तब ये नोट करके हमें बताती है, पहले नहीं कर पाती। क्योंकि भूकंप की तीव्रता तभी नोट करेगी ना जब वो आया। भूकंपी तरंगों का अभिलेख वक्र दिखती है, ठीक है। यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करती है। बुनियादी तौर पर यह भूकंपी तरंगे 2 प्रकार की हैं। भूकंपी तरंगे, भूगर्भिक तरंगे व धरातली तरंगे। अब देखिए तरंगों के बारे में बता रहा है, और जो तरंगे निकलती हैं कर्व निकलती हैं, मतलब ऐसे ऐसे इस तरीके से, इतने ही क्षेत्र में वो निकलती हैं, ठीक है। सभी क्षेत्रों में नहीं फैलती हैं। अरे यार, इसको रब करना है तो क्या दिखा रहा है ये। अब देखिए इसमें पहले बता रहा है दो प्रकार की तरंगे होती हैं। पहला भूगर्भिक तरंगे, दूसरा धरातली तरंगे। अब ये भूगर्भिक और धरातली तरंगे क्या है आगे देखते हैं। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, भूगर्भिक तरंगे और धरातली तरंगे। और भूगर्भिक तरंगे भी 2 प्रकार की होती हैं, वो भी हम बताएंगे आप लोगों को। और धरातली तरंगे, भूगर्भिक तरंगे किसे कहते हैं, जो भूकंप के उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पे मिलती है, उसे भूगर्भिक क्रिया कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको समझाते चलते हैं। मान लीजिए ये ऊपरी क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आया, फिर यहाँ से ये गहराई है, यहाँ से 90 अंश के कोण पे, ठीक है। और यहाँ पे भूकंप हुआ तो यहाँ से ये निकलेगी तो ऐसे ऐसे चारों दिशाओं में ऐसे ऐसे फैलेगी, ठीक है, भूकंप तरंगे। तो ये जो अंदर से तरंगे फैलेंगे इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, भूगर्भिक तरंगे, ठीक है। और जब ये बाहर स्थल पे पहुँच जाएंगे उसके बाद ये ऐसे ऐसे गति करने लगेंगी, ऊपर ऐसे ऐसे गति करने लगेंगी। इनको क्या कहेंगे, इनको धरातली तरंगे कहेंगे। क्या कहेंगे, धरातली तरंगे कहेंगे। सॉरी, इतने अच्छे से लिखा नहीं रहा है क्योंकि पैड हमारा ठीक नहीं है, फिर भी लिखने की कोशिश करेंगे। धरातली तरंगे, ठीक है, 2 प्रकार की तरंगे हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। भूगर्भिक तरंगों व धरातली शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातली तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। देखिए, जिनमें घनत्व जिनका अधिक होगा, जैसे हमारे यहाँ आप एक लोहा ले लीजिए, एक स्टील ले लीजिए। लोहे पे ऐसे पाइप ले लीजिए दोनों, और लोहे पे हथौड़े से एक लगाइए और एक स्टील पे लगाइए। देखिए सबसे ज़्यादा वाइब्रेट कौन करता है, सबसे देर तक वाइब्रेट कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा वाइब्रेट लोहे वाला करेगा, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा है। तो जिनका घनत्व ज़्यादा होगा उसमें तरंगे ज़्यादा देर तक गति करेंगी, ठीक है। पदार्थों के घनत्व में विभिन्नताएँ होने के कारण परावर्तन, रिफ्लेक्शन एवं आवर्तन की रिफ्लेक्शन होता है, जिनसे इन तरंगों की दिशा भी बदल जाती है, ठीक है। इन दोनों में एक ही क्रिया होती है, परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है, जिनमें इन तरंगों में भी दिशा बदलती रहती है। अब जैसे क्या है, अभी आगे दिखाएंगे परावर्तन आवर्तन क्या होता है। भूगर्भिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे। देखिए हम बोले ना, भूगर्भिक तरंगे भी 2 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे व एस तरंगे। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो चीज़ें हम बोलेंगे वही आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। भूगर्भिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। एक बार शुरू से आप लोगों को रिपीट कर देते हैं। देखिए,
तरंगे जो होती हैं दो प्रकार की, पहले क्या होती हैं, भूगार्भिक तरंगे, यहाँ से आपको समझाते हैं पहले। हाँ चलिए, दो तरंगे होती हैं, एक भूगार्भिक तरंगे होती हैं, एक धरातलीय तरंगे होती हैं। भूगार्भिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, इस प्रकार की और पी प्रकार की। बस इतना आप शॉर्ट पॉइंट में नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती हैं, यह धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो आप ऐसे लिखिएगा कि धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगे पी तरंगे होती हैं, और आपको इससे अनुमान लग जाएगा ये पहले क्यों पहुंचती हैं, क्योंकि ये तेज़ चलती हैं। ठीक है, इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। तो प्राथमिक तरंगे पी तरंग को ही कहा जाता है, क्योंकि पी से प्राथमिक याद हो जाएगा आपको। ठीक है, पी तरंगे ध्वनि तरंगे होती हैं, ये ध्वनि तरंगे होती हैं, जैसे कि ध्वनि की तरह वेव में गति करती हैं। ठीक है, ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार की पदार्थों में गुजर सकती हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पी तरंगे, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा पीसीएस में। ठीक है, स्टेट पीसीएस में। तरल, ठोस और मतलब गैस, तरल व ठोस, ये तीनों में गति करती हैं, जबकि यस तरंगे धरातल पर कुछ समय के अंतराल बाद पहुंचती हैं, मतलब कुछ थोड़ी देर पहुंचती हैं। ये द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं, सेकेंडरी वेव। ठीक है, तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह केवल ठोस पदार्थों में ही गति करती है, मतलब ये सिर्फ ठोस पदार्थों में गति करेगी, ना कि तरल में, मतलब महासागरों में ये वाली तरंग गति नहीं करती है। ठीक है, और जितने भी सुनामी आती है, जितने भी समुद्रों में गति होती है, वो पी तरंगों की वजह से होती है। इस तरंग को ही हम एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस विशेषता ने वैज्ञानिकों ने भूगर्भिक संरचनाओं को समझने में मदद मिली है। इस तरंगों से ही भूगर्भिक संरचनाओं को हम समझ सके हैं। ठीक है, अच्छी भी है बुरी भी है, इससे हम भूगर्भिक चीज़ों को समझ सके हैं, पर ये जब आती है तो बहुत नुकसान करती है। परावर्तन, अब रिफ्लेक्शन से तरंग प्रतिध्वनि होकर वापस लौट जाती है, मतलब किसी चीज़ से टकराती है और फिर वापस लौट जाती है। जैसे अब यस तरंगी है, वो द्रव से टकरा के वापस लौट जाएंगी या वहीं पे समाप्त हो जाएंगी। जबकि अपरिवर्तन वाली तरंगे कई दिशाओं में चलती रहती हैं। भूकंप लेखीय पर बने आरेख में तरंगों की भिन्नता के अनुमान लगाया जाता है कि धरातलीय तरंगों भूकंप लेखी तथा अंत में अभिलेखित होती हैं। ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, इनमें सेल का विस्थापन होता है और इमारतें गिर जाती हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या बताया हुआ है। धरातलीय तरंगे ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कोई धरातल है, इस पर जब धरातलीय तरंग चलती है तो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। तो ऐसे चलने की वजह से यहाँ जो चट्टानें हैं वो टूट जाती हैं। जब चट्टानें टूट के एक दूसरे से अलग होती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, यहाँ पे बने हुए घर या तो ढह जाते हैं, या तो गिर जाते हैं, या तो उनमें दरारें पड़ जाती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी क्या है, धरातलीय तरंगे, क्योंकि एस और पी जब दोनों मिलती हैं तब धरातलीय तरंगों का निर्माण होता है। एस और पी जब धरातल पर पहुँचती हैं, जब ये दोनों एक साथ गति करती हैं, तब धरातलीय तरंगों का निर्माण होता है, और ये सबसे खतरनाक होती हैं। आप ये ऐसे नोट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, जो मैंने बोला उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। भूकंपी तरंगों का संचरण। भिन्न भिन्न प्रकार के भूकंपी तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती हैं तो सेलों में कंपन पैदा होता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ का दबाव डालती है। अब देखिए फिर से इसको हम समझाते हैं आप लोगों को। जो पी तरंगे होती हैं कंपन करके चलती हैं, कंपन की दिशा में सभी तरफ समानांतर चलती हैं बराबर। ठीक है, यह संचरण की गति का दिशा में ही परिवर्तित दबाव डालती हैं, मतलब जिस दिशा में चलती हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे मान लीजिए कि ये रेखा है और ये तरंग चल रही हैं, तो ये जिस दिशा में चलेंगी, ठीक है, ये उसी दिशा में, अगर ये इस दिशा में चल रही है तो सिर्फ इसी दिशा में दबाव डालेगी। ठीक है, या वैसे मान लीजिए कि कोई एक कागज़ है, आप उसको एक साइड से दूसरी साइड की तरफ पुश कर रहे हैं, तो ऐसे ही फोल्ड होता है ना, तो ऐसे ही ये तरंगे चलती हैं और एक ही दिशा में ये दबाव डालती हैं। ठीक है, इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थों का घनत्व में विभिन्नता आ जाती है और सेलों में संकुचन और फैलाव होता है। जब मैंने बताया ना कि एक हाथ से आप किसी पेपर को दबाएंगे तो ऐसे ही फोल्ड होगा, तो उसमें भी संकुचन का प्रभाव आता है ना, तो वही बता रहा है। ये प्रक्रिया पैदा होती हैं। अन्य 3 तरह की तरंगे संचरण गति करती हैं, जिससे समकोण दिशा में कंपन पैदा होता है, जैसे एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों
की दिशा में समकोण पर कंपन पैदा करती है। अतः ये जिस पदार्थ में गुजरती है उसमें ऊर्ध्वाधर व गर्त बना देती है, जो धरातल की तरंगों पर सबसे अधिक विनाशकारी होता है। अब देखिए जो एस तरंगे चलता है वो किस तरीके से चलता है। ये वाली इस तरीके से चलेगी, लेकिन जो एस वाली तरंगे होती हैं ये ऐसी चलती हैं, ऐसे चलती हैं, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे ज़्यादा। देखिए अब ये वाली है जो इक्वल एकदम पैरेलल चल रही है, हर जगह इनकी जो तरंग की वेव है इक्वल चल रही है, तो ये बस हिला कर रख देती हैं, ठीक है, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। और ये ऐसे समतल में चलती हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐसे 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 चलती हैं। लेकिन ये वाली जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो होता है वो ये वाला प्लेट है ना, तो ये किसी भाग को, जैसे कैसे समझाएं आप लोगों को, मिटा देते हैं इसको पूरा। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई भाग है, एक भाग ऐसे ऊपर कर देगा, एक भाग ऐसे नीचे कर देगा, ठीक है। ये दो प्लेटें हैं, एक ऊपर चली गई एक नीचे आ गई, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये कोई एक प्लेट है और ये कोई दूसरी प्लेट है, ये दोनों पहले साथ में थी, इक्वल में थी, बट अब ये नीचे आ गई है, तो ये इस तरंगे एक दूसरे को ऊपर नीचे कर देती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब छाया क्षेत्र का उद्भव। अब ये छाया क्षेत्र क्या होता है, अभी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अभी हम भूकंप पढ़ाएंगे, बाकी आगे चीज़ें हम कल पढ़ाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं क्लास लंबी होती जा रही है, इसको अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है। तो अभी हम इतना पढ़ा के, ये छाया क्षेत्र पढ़ा के क्लास स्टॉप करते हैं, फिर आगे वाली क्लास हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। छाया क्षेत्र का उद्भव, क्या हो सकता है कि आज ही अपलोड कर दें। छाया क्षेत्र का उद्भव। भूकंप लेखी यंत्रों पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंप लेखी तरंगे अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसी तरंगे भी होती हैं जहाँ पर कोई भूकंप तरंगे यद्यपि कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे भूकंपी तरंगे नहीं पहुँचती हैं। अब देखिए इसको आप अच्छे से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही टिपिकल भी है, बट आई होप आप लोग समझ पाओगे। देखिए यहाँ पे भूकंप का उद्गार है, ठीक है। यहाँ पे एस तरंगे निकली हुई हैं, ये वाली एस तरंगे है। एस तरंगे यहाँ से आप नोट करिए, मान लीजिए 0 अंश है, यहाँ क्या है 0 है, ठीक है। यहाँ से 105 तक इतनी डिग्री पे एस तरंगे गति करती हैं, ठीक है। इन दोनों क्षेत्रों में एस तरंगे गति करती हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है 105 से 145, इस क्षेत्र में पी तरंगे छाया क्षेत्र है, मतलब इसमें पी तरंगे और एस तरंगे दोनों नहीं जाएंगी, क्योंकि ये दोनों यहीं से डिवाइड हो जाती हैं, यहीं से बट जाती हैं। ये क्रोड है बीच में, ठीक है। यहाँ इसके बीच में सिर्फ पी तरंगे गति करती हैं। इस वाले क्षेत्र में पी और एस दोनों गति करती हैं। इस वाले क्षेत्र में बस एस तरंगे गति करती हैं। और 145 डिग्री से 105 डिग्री के बीच में कोई भी तरंग गति नहीं करती है। ये वाला छाया क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये पूरा छाया क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई तरंग गति नहीं करता, मतलब ये भूकंप रहित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप कभी नहीं आएगा। इस वाले क्षेत्र में भूकंप सबसे ज़्यादा आता है। इस वाले क्षेत्र में सिर्फ एस तरंगे गति करती हैं। इस वाले क्षेत्र में पी और एस दोनों तरंगे गति करती हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक ये क्षेत्र है, उसके बाद ये क्षेत्र है, फिर ये वाला क्षेत्र है। इन वाले क्षेत्रों में 105 से 145 डिग्री के बीच में कोई भूकंप नहीं आता, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए ये हो गया पी छाया क्षेत्र। अब देखिए एस वाला छाया क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में पी तरंगे नहीं जाती हैं, इस वाले क्षेत्र में एस तरंगे नहीं जाती हैं। 105 से 105 के बीच में एस तरंगे गति नहीं करती हैं, सॉरी, इसमें भी पी तरंगे गति करती हैं, ठीक है। इसमें पी और एस दोनों तरंगे गति करती हैं। इस वाले ये वाला क्षेत्र है 105 से 145, इसमें पी तरंगे गति नहीं करती हैं, ठीक है। एस तरंगे गति करती हैं वहाँ पे, यहाँ पे एस तरंगे गति नहीं करती। यहाँ पे पी तरंगे इस वाले क्षेत्र में गति नहीं करती 145 डिग्री के आसपास। इस वाले क्षेत्र में पी और एस दोनों गति करती हैं। इस वाले क्षेत्र में सिर्फ पी गति करती है, यहाँ पे इसमें पी गति नहीं करती, इसमें पी गति नहीं करती, इसमें एस भी गति नहीं करती, इसमें भी एस गति नहीं करती, इसमें भी एस गति नहीं करती, बट इसमें पी गति करती है। इस वाले क्षेत्र में पी गति करती है, एस भी गति करती है, लेकिन इस वाले क्षेत्र में पूरा क्रोड है, यहाँ पे कोई गति नहीं करता, सिर्फ यहाँ पे
पी नहीं, यहाँ पे एस और पी दोनों गति करते हैं। एक बार आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं फिर से, थोड़ी कन्फ्यूजन में भी हो गई थी क्योंकि बहुत दिनों से हमने इसका रिवीजन नहीं किया था। एक बार रुक जाइए, आपको फिर समझाते हैं बिल्कुल डिटेल में। पहले पी छाया क्षेत्र के बारे में हम समझते हैं कि पी छाया क्षेत्र क्या है। देखिए छाया क्षेत्र क्या है पहले ये समझिए। वो क्षेत्र जहाँ पे वो तरंगे नहीं पहुँचती, तो उसे उस जैसे कि पी जहाँ पे पी तरंगे नहीं पहुँचती हैं उस क्षेत्र को हम पी छाया क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद जहाँ पे एस तरंगे नहीं पहुँचती हैं उस क्षेत्र को हम एस तरंगे छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, सॉरी मिटाना है इसको, हम क्या कर रहे हैं, उसको हम एस छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम पहले आपको एस छाया क्षेत्र ही बता देते हैं। 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच में एस छाया क्षेत्र है। यहाँ पे एस तरंगे नहीं आती, बल्कि यहाँ 145 डिग्री के बीच में 145 डिग्री के बीच में पी तरंगे भी नहीं आती। इसमें पी तरंगे नहीं आती और एस तरंगे भी नहीं आती। तो ये वाला जो दोनों क्षेत्र अभी हम आपको दिखाते हैं इस वाले में, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसमें एस तरंगे और पी तरंगे दोनों नहीं आती, एस तरंगे और पी तरंगे दोनों नहीं आती। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र जो है ये भूकंप रहित है, बिल्कुल भी यहाँ पे भूकंप नहीं आता। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में सिर्फ पी तरंगे आती हैं, एस तरंगे नहीं आती। ये तरंगे, ये वाला जो क्षेत्र है 105 से, ये वाला जो क्षेत्र है 105 से 105 के बीच में, ये एस छाया क्षेत्र के बीच में आता है। ठीक है, ये एस छाया क्षेत्र के बीच में आता है ये पूरा। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये पी छाया क्षेत्र के बीच में आता है। ठीक है, और ये पूरा क्षेत्र जो है ये एस छाया क्षेत्र के बीच में आता है। और इसमें पी और एस दोनों तरंगे गति करती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भूकंप क्षेत्र ये वाला है, उसके बाद ये वाला है। इसमें बिल्कुल भूकंप नहीं आता, ना के बराबर बिल्कुल भी नहीं आता, जीरो, इसमें बिल्कुल भूकंप नहीं आता। और इस वाले क्षेत्र में एस तरंगे नहीं आती, सिर्फ पी तरंगे आती हैं। अब इतना आप लोग समझ लिए होंगे। क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि देख रहे हैं वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अब यहाँ से फिर आगे हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे हम बताएंगे भूकंप कितने प्रकार के होती हैं, फिर ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं। चलिए धन्यवाद। और इस वीडियो में अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिएगा। और जो चीज़ आपको और अगर पढ़नी है, कोई नई चीज़ पढ़नी हो तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।